अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एडवोकेट एजाज चुगताई लॉ कंसल्टेंट अपने 7th शो के साथ 43 मजान रोड लाहौर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। और ये जो आज हम आपकी खिदमत में जो गुज़ारिशात पेश करेंगे, फाजल सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू लेकर के आएंगे, उसमें ये चीज़ बड़ी कैटेगरिकली सामने आएगी कि काजी फायज़ ईसा साहब हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस फरमाते हैं कि जी लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो सुप्रीम है, उसके इदारे जो हैं वो सुप्रीम है। और अगर इन सुप्रीम इदारों में सुप्रीम लेवल की करप्शन हो रही है और ऐसी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही है या पर्सन स्पेसिफिक या पार्टी स्पेसिफिक अगर कोई वेंडेटा चल रहा है, तो उसको आप ये कह कर के फोरगो नहीं कर सकते कि ये तो एक पब्लिक फंक्शनरी के बारे में प्रिजम्पशन ये है कि वो दुरुस्त काम करेगा। इस हवाले से जब इमरान अहमद खान न्याजी साहब की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, तो उसके बाद जो लोग आए उन्होंने किस किस्म की लेजिस्लेशन की, नैब के लॉज में पर्सन स्पेसिफिक उन्होंने क्या क्या अमेंडमेंट्स की, और उसी के ऊपर फिर आफ्टर बीइंग टॉपल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने उसके ऊपर क्या डायरेक्ट एक्शन किया, उस डायरेक्ट एक्शन के क्या रिजल्ट और समरात आए, उस हवाले से आज हम ये डिस्कशन लेआउट करेंगे, आप सब लोगों के सामने पेश करेंगे। इस डिसीजन को पेश करने का मकसद हमारा भी कोई पार्टी स्पेसिफिक प्रोजेक्शन नहीं है। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वही है जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के हवाले से है, और पब्लिक इम्पोर्टेंस का नाम ले करके फादर सुप्रीम कोर्ट क्या क्या विश्वास घात करती रही है, किस किस तरह से डैमेज करती रही है कॉज को, उसका फैसला आपने करना है और थ्रू मॉडरेट टेम्परेट लैंग्वेज करना है। और आपका ये हक है कि आप इसको क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि पब्लिक इम्पोर्टेंस के फैसले जब मैदान में आ जाते हैं तो फिर नेचुरली वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि पब्लिक ही की फेट को वो डिसाइड करते हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी कोई भी ओपिनियन जो है वो सामने लेकर के बाद में आऊँ या ना भी लेकर के आऊँ, तो जो ओरिजिनलिटी है उस हवाले से इस जजमेंट की जो टेक्स्ट है वो हम सबमिट करते हैं। इस हवाले से ये जो जजमेंट है इसका नाम है जनाब वाला बिस्मिल्लाह, इमरान अहमद खान न्याजी पिटिशनर वर्सेस FOP फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। जजमेंट का नाम जो मैं कैप्शन में भी नोट करवा दूंगा वो है जी PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज 102, ये जनरल पार्ट में छपा है। द ऑथर्स ऑफ दिस जजमेंट आर मिस्टर उमर अता बंदियाल, द देन चीफ जस्टिस इजाज उल हसन एंड सैयद मंसूर अली शाह, हिज लॉर्डशिप। इसमें कैटेगरिकली क्या बातें हुई, किस तरह से बातें हुई, वो मैं एज इट इज़ ही चाहूँगा कि सबमिट करूँ, और किस तरह से नैब में तरामीम की गई सब पार्टी से मिलके, और किस तरह से नैब के जो रेफरेंसेस थे वो क्वैश हुए, किस तरह से अरबों खरबों रुपए की लूट जो है, जिसको लूट घसूट कहेंगे, उस माल को एक बाकायदा जो है वो प्रीमियम दिया गया, बाकायदा उसको एंडोज किया गया, और किया किसने, थ्रू लेजिस्लेचर बॉडी हुआ ये। और लेजिस्लेचर क्या कहती है वो भी सामने आएगा, और उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो भी सामने आएंगे। तो हम इस जजमेंट को ऑनरेबली और रिस्पेक्टफुली पेश करते हैं, और आवाम और खुसूस बिलखसूस जो हमारे जजेस हैं, जो प्रैक्टिसिंग ऑनेस्ट डेडिकेटेड लॉयर्स हैं, उसका फैसला खुद ही फरमाते हैं। इसमें जी नैब ऑर्डिनेंस 1999 के हवाले से कैटेगरिकली ये बात सामने आ गई कि सेक्शन 4, 5, 9, 14, 21 एंड 25 को किस तरह से उन्होंने अमेंड किया, और अमेंड करके नैब के सारे प्रोसेस को टूथलेस कर दी। मेंटेबिलिटी के हवाले से उन्होंने कहा दी 2022 अमेंडमेंट्स हैव रेंडर्ड द नैब टूथलेस in accomplishing its objective of eradicating corruption and corrupt practices and holding accountable all those persons accused of such practices and have left public property belonging to the people of Pakistan vulnerable to waste and malfeasance by the holders of public office, thereby ex officio violating Articles 9, 14, 23, 24 of the Constitution. Detailed reasons have been given. अब उन्होंने ये फरमाया कि एक्ट ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस टू इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पब्लिक एंड दस मीट द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3।
जब भी सुओ मोटो या कोई पटिशन के ऊपर प्रोसीडिंग होती है तो वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हवाले से आता है मामला, वो आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के हवाले से फादर सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करती है। इसमें सुओ मोटो केसेस भी आ गए और ये इमरान अहमद खान न्याजी पिटिशनर ने इसको बाकायदा जो है वो पुल डाउन करने की कोशिश की कि ये अमेंडमेंट जो है वो पर्सन स्पेसिफिक है। क्या लिखा गया? उन्होंने ये लिखा कि ये हमारे पास जो रेफरेंसेस हैं फ्रॉम ट्रायल, ये एनी फोरम जो है वो उसको इस तरह से बना दिया गया कि excluding hundreds of pending references from trial before any forum and have also made the proof of the offence of corruption and corrupt practices significantly harder for references that satisfy the jurisdiction requirements of Section 4 and Section 5O of the NAB Ordinance 1999। यानी इस प्रूफ को ही इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि किसी को भी उसमें सज़ा ही ना मिल सकी। अब उसका इफेक्ट डिस्कस किया उन्होंने। एग्जॉनरेटिंग द होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस फ्रॉम देयर एलिजेड एक्ट ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस बाय फेलिंग टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर देयर ट्रायल। यानी ट्रायल के प्रोसेस ही को क्वेश कर दिया गया। वो जो फोरम पहले काम किया करता था उस फोरम को टूथलेस कर दिया गया। The 2022 amendments have therefore rendered the NAB toothless in accomplishing its objectives of eradicating corruption and corrupt practices। इस हवाले से उन्होंने कैटेगरिकली ये लिखा कि जो मॉडिफिकेशंस की गई हैं वो 6 नोयत की हैं, 6 नेचर की है। पहले उन्होंने कहा कि जी सेक्शन 3 जो है उसमें अमेंडमेंट की कि ₹500 बिलियन बिलो से जो वैल्यू है उससे नैब जो है वो कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। एक ही बात है कि 500 मिलियन रुपयों से कम का जो केस है उसको नैब ले ही नहीं सकती। इसका मतलब 500 मिलियन रुपीज़ पाक रुपीज़ से नीचे जो भी केस है उसको आप डायरेक्टली हैंडल ही नहीं कर सकते। वो आपने एक एमनेस्टी दे दी, आपने उसको एक जनरल माफीनामा दे दिया। सेक्शन 2 ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट उसमें ये कहा कि एक्सक्लूड कर दिया गया एक्सक्लूडिंग सर्टन होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस एंड देयरबाय लिमिटेड इट्स इफेक्ट। इसके इफेक्ट को लिमिटाइज किया गया और बाकायदा चंद बड़े पब्लिक ऑफिस को इससे एग्जेम्पशन दे दी गई। और नंबर 3 में उन्होंने कहा एंड एडिड एक्सप्लेनेशन देयर टू सेक्शन 9A और क्रिमिनलाइजिंग जो इफेक्ट था फाइनेंशियल करप्शन का उसको माइनिमाइज किया गया। 4th अमेंडमेंट उन्होंने की सेक्शन 10 ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट हैज डिलीटेड सेक्शन 14 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस व्हिच प्रोवाइड्स एविडेंशियरी प्रिजम्पशन दैट मे बी ड्रॉन अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अब 5वीं जो बड़ी वाइटल है वो मैं एज इट इज ही पढ़ता हूँ कि सेक्शन 14 ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट हैज डिलीटेड सेक्शन 21G ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस व्हिच परमिटेड फॉरेन एविडेंस टू बी एडमिसिबल इन लीगल प्रोसीडिंग्स अंडर द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस regime। यानी बाहर के मुल्कों से हम कोई डाटा नहीं ले सकते, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई किसी किस्म का एविडेंशियरी वैल्यू का रिकॉर्ड नहीं ले सकते। भाई यहाँ से जब पैसा जाता है, यहाँ से जब कैपिटल फ्लाइट होती है बाय दोज हु आर द मोस्ट करप्ट एंड द हेम ऑफ द अफेयर्स, तो वो बाहर नहीं जाके सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो बाहर की सारी ट्रांजैक्शंस जो है उनकी जो एडमिसिबिलिटी है उनको इनएडमिसिबल कर दिया गया, नाकाबिल दखाल कर दिया गया कि जी नैब इन चीज़ों पर कोई रिसर्च नहीं कर सकता, नैब इनसे कोई डाटा ही कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर नैब ने डाटा ही कलेक्ट नहीं करना, ये सारा जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके ऊपर हमारा खून पसीने का जो पैसा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे मनी से मनी जनरेट हो रहा है। अगर उसी डाटे ही को इनएडमिसिबल कर दिया गया इसी नैब अमेंडमेंट में, जो कि बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान बार कौंसिल में बैठे हुए हैं, बड़े तुमतराक से बैठे हुए हैं और उन सब ने इसको प्रपोज करके बिल बनाया और उसको पास करवा दिया। अब सेक्शन 3 ऑफ द सेकंड अमेंडमेंट उसके वाले से उन्होंने डिस्कशन की और उन्होंने और बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस की जिसमें कि पर्सन स्पेसिफिक मामला जो थे उनको डिटेल में डिस्कस किया और ये कैटेगरी के लिए बात उनके सामने आ गई कि किस तरह से इस सारे मैटर को जो है वो पर्सनल लेवल पे पर्सनल गेन एंड पर्सनल मनी हार्वेस्ट का जरिया बनाया जा रहा है। आर्टिकल 184(3) उसमें ये लिखा गया कि विद दिस बैकग्राउंड ओनली इफ सच लेजिस्लेशन इज इन कॉन्फ्लिक्ट एंड इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द कोर्ट्स इंटरफियर एंड ओवरटर्न सच लेजिस्लेशन। अब काजी फाइज ईसा साहब द प्रेजेंट चीफ जस्टिस कहते हैं जी कि लेजिस्लेटिव बॉडी जो है उसको गॉस्पेल ट्रुथ हासिल है, वो जो मर्जी करती रहे। भी वो जो मर्जी करती रहे, अगर वो पर्सन स्पेसिफिक पार्टी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करती है तो फादर सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पे कह रहा है कि विद दिस बैकग्राउंड अगर ये लेजिस्लेशन इन कन्फ्लिक्ट है, इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोर्ट जो है उसमें इंटरफियर भी कर सकती हैं और इस लेजिस्लेशन को ओवरटर्न भी कर सकती हैं। यानी आप कम से कम अपना किबला तो दुरुस्त रखें, आपकी अपनी जो लेवल है कंसिस्टेंसी का, थिंकिंग का, प्रोसेस का, खुदा का खौफ करें। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने एक ओहदे से नवाजा है, आप उस ओहदे को पोल्यूट कर रहे हैं और आप कोल्यूड कर रहे हैं उन लोगों के साथ। अब अगर असेंबली में
सारे चोर उचक्के डाकू बैठे हुए हैं और वो पर्सनल लेजिस्लेशन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब है हाथ बांध के खड़ी रहेगी वहाँ पे? ये क्या आपने तमाशा और ड्रामा बनाया हुआ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये कैटेगरिकली फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उनको आपने इन्फ्रिंज अपॉन कर लिया इस तरह की लेजिस्लेशन करके। उन्हीं लोगों के आपने मालो मता को लूटा है, उनके असबाब को लूट करके तो आपने अपनी आने वाली क़यामत तक की नस्लों को महफूज किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अगेंस्ट हो तो कोर्ट्स कैन इंटरफियर एंड ओवरटर्न सच लेजिस्लेशन। और इस केस में मैं दाद देता हूँ इमरान अहमद खान न्याजी साहब को, जिन्होंने बाकायदा इसमें आकर के तो इस लेजिस्लेशन को, इस अमेंडमेंट को पुल डाउन करवाया। और ये लिखा गया, रीजनेबल डाउट इज रिजॉल्व्ड इन फेवर ऑफ द constitutional validity of the law enacted by competent legislature by giving a constitution compliant interpretation to the words that create such doubt। इतने डाउट्स क्रिएट हो गए, आपने एक उनको फ्री हैंड दे दिया। एक शख्स 50-60 करोड़ लगा के आता है तो वो किस लिए आता है, क्यों आता है? उसने कोई आवाम की कोई सर्विसेज करनी होती है क्या? उसका कोई आपने लिटमस टेस्ट करवाया हुआ है कि उसके हर एक्ट को, हर लेजिस्लेटिव इंटेंट को, हर लेजिस्लेचर के पीस को जो है वो आप ये समझेंगे कि ये बिल्कुल दुरुस्त है? काजी फायज़ ईसा साहब, जनाब चीफ जस्टिस साहब, जनाब को हम मुखातिब कर रहे हैं वकला बरादरी, और जनाब को ये बात बता रहे हैं कि आप सरात मुस्तकीम पे आए और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के ऊपर रहें और लेजिस्लेटिव जो इंटेंट है उसको समझने की कोशिश करें। ये बड़ी सादा सी बात है जो आपको समझाने के लिए हम आपकी खिदमत में भी हाजिर हुए हैं। और 21 सेक्शन जो उन्होंने बताई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, उसके वाले से उन्होंने कहा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें से मखसूस लोगों को है जो वो एमनेस्टी दी जाती है, उनको एक माफ़ीनामा दे दिया जाता है, उनको लॉ के ऑपरेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और जुडिशल रिव्यू जो आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 में ऑफ द लेजिस्लेचर बॉडी का करते हैं वो यही है कि कोर्ट्स कैन नॉट फोर्स द लेजिस्लेचर टू एक्ट अपॉन देयर रिकमेंडेशंस नॉर कैन देयर स्ट्राइक डाउन एनी लॉ कॉम्पिटेंटली इनेक्टेड टू द बाय द लेजिस्लेचर व्हिच डज नॉट कमेंसुरेट विद देयर रिकमेंडेशंस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई लेजिस्लेशन हुई है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट उसको एंडोर्स करे ही करे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड है। लेकिन अगर जुडिकेचर अपना काम नहीं कर रही और जुडिकेचर जो है लेजिस्लेटिव बॉडी के हर 2 नंबरी को जस्टिफाई करती है, एंडोर्स करती है, तो आप किस लिए हैं? आप किस मर्ज़ की दुआ हैं? आप आए किस लिए हैं? आप बैठे किस लिए हैं? आपका मकसद क्या है? आपका चाहत क्या है? आप चाहते क्या हैं? नाम आप पब्लिक इंपॉर्टेंस कर लेते हैं और पब्लिक इंपॉर्टेंस पे पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर आप बैठे हुए हैं, पब्लिक मनी से आपकी तनख्वाही बनती है और आप पब्लिक को डैमेज करते चले जा रहे हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा? मैं नहीं कहता कि मैं पीटीआई के हक में हूँ, लेकिन मैं नून लीग के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। आप ही ने 2020 में ये बाकायदा डिटेल्ड फैसला दिया था SCMR में पेज 201 में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन को आप ही ने बेनकाब किया था, और नून लीग की करप्शन को आप ही ने 201 में जो है आप ही ने बेनकाब किया था। ये सारे मास्क आप ही ने उतारे थे। अब आप कौन सा मास्क पहनकर हमारे सामने आ गए हैं? हम आपको पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर रहे? हमारी नज़र की ख़राब हो गई है तो हमें आप प्लीज़ रेक्टिफाई करें, करेक्ट करें। आगे चलते हैं जी थोड़ा सा इसी जजमेंट के हवाले से। और इस जजमेंट में फिर छोटी सी बात ही बता दी है कि ख्वाजा हारिस अहमद साहब पेश हुए किसकी तरफ से, और डॉक्टर यासिर अहमद खान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पटिशनर्स की तरफ से पेश हुए। और इसमें उमर अता बंदियाल साहब ने बड़ा डिटेल्ड जजमेंट लिखी, और डिटेल्ड जजमेंट के ऊपर उन्होंने ये जो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स थी उसमें उन्होंने कैटेगरिकली सारी अमेंडमेंट्स को पुल डाउन किया, एक एक पॉइंट को, एक एक लॉ को, एक एक उनकी ज़ेर ज़बर पेश को दुरुस्त किया। लेकिन अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर आज आपके पास हम ये लेजिस्लेटिव जो पीस है ये रख दें तो आपने तो उसके ऊपर बिल्कुल वैसी ही मोहर लगा देनी है। इसलिए मेरी आपसे और अपने वकला बरादरी से और अपने पाकिस्तान बार कौंसिल के हवाले से जो हमारे करता धरता हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने ज़ाती टबरों फैमिलीज़ को तो अरबों खरबों डॉलरों से भरते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा इस मुल्क पे भी खैर बांटे, इसके भी बचा रहने दें। ये बचा रहेगा तो आप इसमें लुटमार कर पाएंगे। मेरा लफ्ज़ जो है वो हार्श है और ये हार्शनेस ही का मामला है। अपने आप को राह रात पर रखिए, सरात मुस्तकीम पर रखिए। इस जजमेंट की जो कैप्शन है वो इंशाल्लाह ताला मैं डाल दूंगा अपने इस शो में। इसको गौर से देखिए, पढ़िए, सोचिए, समझिए। अगर हमें कोई बात गलत समझ आ गई है तो हमें आप रेक्टिफाई कर दें। हिज लॉर्डशिप मिस्टर चीफ जस्टिस को मैं ये वीडियो जो है वो स्पेशली भेज रहा हूँ और फादर सुप्रीम कोर्ट को मैं ये सेंड भी कर रहा हूँ। और हमारे जो जज्बात हैं उसकी कदर कीजिए।
हमारे तो जज्बात भी बड़े लीगल और बड़े अखलाकी लेवल पे मुकम्मल तौर पे काउच्ड इन मोरालिटी हैं। अगर कोई गलती है तो जनाब हमें माफ़ी दे दे, और अगर जनाब की कोई गलती है जनाब महसूस कर लें तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये कौम आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। प्लीज़ रेक्टिफाई योर सेल्फ नाउ। हियर आई साइन ऑफ, एडवोकेट इजाज़ चुगताई फ्रॉम एकमन लॉ चैम्बर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।